क्या हम हमारी आने वाली पीढ़ी को दे पा रहे हैं? बहुत बड़ा विषय है। मेरा निवेदन है कि इसके बारे में सोचा जाए। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के इस बिल पर राजस्थान विश्व क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और परिसरों से किराएदारों को बेदखली के संरक्षण के लिए उपबंध विधेयक 2026 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, आज़ादी के बाद और आज़ादी से लेकर अब तक राजस्थान के इतिहास में जितने भी बिल आए, जितने भी कानून बने, उन सब से ज़्यादा खतरनाक और ऐसा कानून जो मानवता को सार-सार करने वाला है, तार-तार करने वाला है, हिंदू और मुसलमानों को आपस में बांटने वाला ये बिल इस स्तर तक लेके चला जाएगा हमारे लोगों के मनभेद को कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो इस बिल के खिलाफ बोले हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार जिस हठ धर्मिता के साथ में ये कानून लाना चाहती है, उसका इन्होंने आत्म सर्वे नहीं किया। अपनी अंतरात्मा से इन्होंने ये नहीं पूछा कि हम कैसा कानून लेके आना चाहते हैं। ये एक ऐसे एरिया को डिफाइन करना चाहते हैं जहां समुदाय विशेष के लोगों पे अंकुश लगाया जा सके, लोगों को बांटा जा सके, लोगों में किस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति जो इनकी नेचर है, जिस काम के साथ में लोगों को बांटकर ये सत्ता में आए हैं, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि ये गुजरात मॉडल कृपा करके राजस्थान में ना लाएं। ये राजस्थान के हित के लिए नहीं है। इस कानून में बहुत सारी बातें हैं। संपत्ति के बेचान को लेकर आपसी सहमति, कलेक्टर से अनुमति लेना, सरकारी हस्तक्षेप का बढ़ना, संपत्ति की कीमत बाजार के गतिविधि को कम करती है। जब ये कानून आता है, अभी हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे थे, जब उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि जब ये कोई एरिया डिस्टर्ब एरिया घोषित हो जाता है तो वहाँ रिश्ते नहीं होते, वहाँ के लोग एक दूसरे से हीन भावना रखने लग जाते हैं। ये एक चिंता का विषय है। सरकारें इसलिए नहीं मनाते लोग कि सरकारें हमारे ही लोगों में, जिन लोगों ने चुन के हमको इस आसन पे भेजा, सत्ता में राज करने के लिए भेजा, वही लोगों को डिस्टर्ब करने में लग जाए। भारत के संविधान के आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। हिंदुस्तान में जन्मा आदमी हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत में जाके संपत्ति खरीद और बेच सकता है। इस कानून के आने के बाद में ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। इस कानून के अंदर एक मैं आर्टिकल देख रहा था, अनुच्छेद में दिखाया कि 500 मीटर की परिधि, 500 मीटर जहां ये एरिया डिसाइड करेंगे, उससे 500 मीटर तक की परिधि का एरिया भी उसके अंदर बैन होगा। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि जिस बात को लेकर ये बात करना चाहते हैं, जिस समुदाय विशेष को ये परेशान करना चाहते हैं, अरे भाई, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को पहचानो। सब कुछ करके राज में आ गए, राज किस तरह से बना रहे ये बात सोचने का विषय है। इतना मत करो कि लोग हेट करने लग जाएं। 2.5 साल निकल गए, 2.5 साल और हैं। अगर 2.5 साल में इसी तरह का कंडक्ट रहा और सरकार चलाने की आपकी नीतियां रही तो लोग घर भी भेज देंगे। अच्छे अच्छे काम करने वालों को भी घर भेज दिया तो आप तो चीज ही क्या हो। आपको तो तुरंत लोग बैठे हैं भेजने के लिए। ये तो लोग पछता रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं कि हमने किन लोगों को सत्ता आसीन कर दिया। इस बात को सरकार समझ नहीं रही है। मैं बहुत सारी बातें हैं,
जो ये कहना चाहता हूं कि इसमें इनको एक ये प्रॉब्लम है कि इस विधेयक में आपके अनुचित समूहीकरण को परिभाषित करने के लिए 2 शब्द काम में लिए हैं। पहला जनसंख्या की असंतुलन और दूसरा अवांछनीय परिस्थितियां। ये कौन डिफाइन करेगा? ये कौन से लोग हैं जो डिफाइन करेंगे? इसकी सीमा क्या होगी? 3 साल के बाद में कितने समय तक आप एक्सटेंड करेंगे? ये कोई मैकेनिज्म आपने नहीं बनाया। इसकी जो एक समिति बनाएंगे जिसके अंदर आप ये निर्णय लेंगे कि इस एरिया को कौन लोग डिफाइन करेंगे, उसमें जनप्रतिनिधि नहीं लिया आपने। सारा सब कुछ अधिकारियों पे छोड़ दिया। अधिकारी डिसाइड करेंगे और वो आपकी मन इच्छा अनुसार एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित करेंगे। ये बहुत खतरनाक बिल है। जयपुर में पिछले दिनों की एक घटना बताता हूं 2023 की। सभापति जी 3 मिनट लगेंगे मुझे इस पूरे बात बताने के लिए, लेकिन ये आज इसलिए बताना पड़ रहा है कि 2023 की एक घटना है। मैं तब भी विधायक था। एक जयपुर में किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में एक पारीकों का चौक है। पारीकों के चौक के अंदर पूरे बहुसंख्यक भाई रहते थे, पूरे भाई रह के, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि 18 परिवार में से एक परिवार ऐसा था जो उनका ही भाई बंद था। उसके 2 बेटियां जवान हो गई। जब 2 बेटियां जवान हो गई तो उसने सारे रिश्तेदारों से 3 साल तक ये कहते रहे कि ये मेरा मकान कोई खरीद ले, लेकिन किसी ने खरीदा नहीं। उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए थी और रिश्तेदार लगा रहे थे 60 लाख रुपए। अंत में परेशान होके वो आदमी, उसने परेशान होके, क्योंकि लड़के वालों के से रिश्ते बार बार शादी के टूटने की ऑफर आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं ये मकान जिस भी भाव में बिका एक मुस्लिम भाई को बेच के चला गया। जयपुर में पोस्टर लग गए कि यहाँ पे पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है। ये बात चिंता का विषय है, हम सबके लिए चिंता का विषय है। तो मैंने तुरंत से, जिस आदमी ने मकान खरीदा वो हमारा मुस्लिम भाई था, मैंने उसको बुलाया और मैंने उससे कहा कि आपको ये मकान खरीदने की नौबत क्यों आई, ये बताइए आपने क्यों मकान खरीदा? ये कि नहीं मेरे साहब, मैंने जबरदस्ती नहीं खरीदा ये जिसने मकान बेचा उसको बुलाइए आप। मैंने उसको तुरंत बुलाया और बुला के उनसे बात करी कि भाई आपने ये मकान इनको क्यों दिया? इतने सारे और गैर मुस्लिम भाई यहाँ रह रहे, इनको क्यों नहीं बेचा आपने? तो वो बड़ी शर्म से ये कहता है, मेरे पास वीडियो है उसका, वो ये कहता है कि साहब मेरी 2 बच्चियां जवान हो गई, 2 बच्चों की शादियां करनी है, 2.5 साल से मेरे रिश्तेदारों को कह रहा हूं जो आसपास में रह रहे हैं, किसी ने भी 60 लाख रुपए से ज्यादा की इसकी कीमत नहीं लगाई, तो मैं इसको बेच के गया हूं। मेरी इच्छा के खिलाफ इसको बेच के गया हूं। मैं चाहता था कि इनको मेरे रिश्तेदारों को दूं, लेकिन इन्होंने नहीं लिया। तब जाके मैंने ये मकान बेचने का निर्णय किया। तो परिस्थितियां ऐसी होती हैं। जब आपका ये कानून आ जाएगा तो कौन क्या करेगा ये सोचिए आप। क्या इसकी कल्पना करी है आपने कि उस परिवारों पे क्या बीतेगी जिसके पास कोई सरमाया नहीं, जिसके पास इलाज के लिए कोई संसाधन नहीं, मकान बेचता है, झोंपड़ी बेचता है, कुछ भी करता है, लेकिन अपने परिवार को आगे पालता है। यह हमें सोचने की बात है। फिर अंत में क्या हुआ, मैंने उससे ये कहा, जब वो सारे लोग आए बस्ती के, तो मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करिए, अगर आपको ये मकान लेना है वापस, तो जितने में ये मकान इसने खरीदा है मैं इसको दिलवाता हूं, और रजिस्ट्री चार्जेस मिला के और जितने भी पैसे बने उसको वापस ट्रांसफर कराया मैंने, ताकि वो पारीकों के मोहल्ले में पारीकों ने सबने मिलकर वो मकान लिया। ये इस बात का गवाह है कि हम जयपुर में गंगा जमनी तहजीब चाहते हैं, या आप जो सामंजस्य बिगाड़ना चाहते हो, प्रेम और सौहार्द जयपुर को बिगाड़ना चाहते हो, या आपकी नीतियों से नहीं बिगड़ेगा, किसी भी हालत में नहीं बिगड़ने देंगे। और मैं अंत में एक बात कहता हूं कि ये कानून राजस्थान की जो गंगा जमनी तहजीब है इसको तार तार कर देगा, इसको इस तरीके से ले जाएगा। हम आज हैं कल नहीं हैं। अभी वो रविंद्र भाटी जी कह रहे थे कि किसी की कोई गारंटी नहीं है कि अगला सत्र में कौन आएंगे, आप आएंगे, मैं आऊंगा, ये आएंगे, किसी की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब आप लोगों के सीने पे चढ़ के राजनीति करना चाहोगे तो ये कोई अलाउ नहीं करेगा आप लोगों को। ये समय
अच्छे अच्छे बादशाहों को जमीन चटा दी है इसने, कोई अछूता नहीं रहा है। कृपा करके इस बिल को जनमत जानने के लिए भेज दिया जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार में जो लोग बैठे हैं, ये अभी भी वक्त है आपका 2.5 साल का, कि सुधर जाओ, नहीं तो घर जनता दौड़ा दौड़ा के भेज देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री घनश्याम जी।